गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 8th की साइंस में हमारा टॉपिक है द सेल। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जिस तरह हमने कल भी बात की थी, कुछ डिफरेंसेस का हमने जिक्र किया था। जैसे प्लांट सेल्स जो हैं उनमें सेल वॉल होती है और बहुत ही रिजिड सेल वॉल होता है जो प्लांट सेल्स को एक रिजिड शेप देती है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इस डायग्राम में, ये आप देख रहे हैं जो बाहर से कवरिंग है, ग्रीन, डार्क ग्रीन जो लेयर है, ये है सेल वॉल। ये प्लांट सेल्स में होती है, रिजिड सेल वॉल होती है जो प्लांट सेल्स को और प्लांट्स को ओवरऑल एक रिजिड जो है वो रिजिडिटी फराहम करती है। अच्छा, उसकी बनस्पति ये जो दूसरा सेल है आप देख रहे हैं, ये एनिमल सेल है। इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है बस। इसी तरह प्लांट सेल्स की अगर बात की जाए तो प्लांट सेल्स में एक ऑर्गेनेल होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं एक सेल में। ये एक जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल टॉप पर लेफ्ट साइड में दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर। इसी तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं एक प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं इसमें जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली है वो है वैक्यूल प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में आप देखें इस सेल में आपको कहीं भी वैक्यूल नज़र नहीं आ रहा है। यानी एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स या तो सिरे से मौजूद ही नहीं होते हैं, अगर कहीं कुछ सेल्स में होते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। ये थी यानी डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस जो हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स में। तो उसके बाद जो है वो है डाइवर्सिटी इन सेल्स, यानी जो सेल्स हैं इनमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी ज़्यादा किस्में हैं। So far we have considered the basic features of cells in general, but this does not mean that all cells are identical. Structures like nucleus, mitochondria, cytoplasm and are common to all cells, but the shape, size and contents of individual cells show a lot of variation. These features are closely linked to the functions which the cells perform. In a unicellular organism, all the functions of the body like nutrition, respiration, excretions, growth and reproduction are carried by the single cell. In multicellular organisms, however, these tasks or functions are divided among groups of cells. All the cells do not do all the jobs. This feature of multicellular organisms is known as division of labor. अच्छा, अभी तक जो हमने बात की सेल्स के बारे में, उसमें हमने सेल्स के जो बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में या जनरल फीचर्स हैं उनके बारे में बात की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी सेल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। जिस तरह हमने अगर प्लांट सेल्स की बात की तो प्लांट सेल्स की हमने इन जनरल बात की कि प्लांट सेल्स में जनरली कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं या जनरली प्लांट सेल्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट सेल्स जो हैं, प्लांट में जितने भी सेल्स हैं वो सब आइडेंटिकल हैं, उन सब का स्ट्रक्चर एक जैसा है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उन प्लांट सेल्स के अंदर या एनिमल सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या बाकी के जो उनमें कंपोनेंट्स होते हैं वो सब सेल्स में हैं, लेकिन उनका साइज़, उनकी शेप और वो जो इंडिविजुअल सेल्स हैं उनमें वो कौन कौन से जो है स्पेशल
ऑर्गेनेल्स जो हैं किसी में ज़्यादा हैं, किसी में कम हैं, उनकी शेप अलग है, उनका साइज़ अलग है और कहीं कहीं उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं। और ये जो फीचर्स होते हैं ये इनकी आपस में, यानी जो सेल्स के फीचर्स मिलते हैं, लेकिन सेल्स का स्ट्रक्चर जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सिंगल सेलेड ऑर्गेनिजम्स जैसे प्रोटोजोन हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनके जो सेल्स होते हैं वो उनकी बॉडी जिस तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह। तो ये तमाम फंक्शंस वो सिंगल सेल जो होता है, सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो परफॉर्म करता है तमाम तरह के फंक्शंस। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये फंक्शन जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स में डिवाइड किए गए हैं और उनको अपने अपने जॉब्स दिए गए होते हैं, वो जॉब करते हैं। और इस फीचर को हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो जो मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उनमें, यानी एक ग्रुप जो है सेल्स का दूसरे ग्रुप से शेप में, साइज में या दूसरे फीचर्स में वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, मतलब अपने काम की नौइयत के हिसाब से, यानी जो उनको काम परफॉर्म करना होता है उस हिसाब से उनकी शेप, साइज़ और उनके जो दूसरे फीचर्स हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। उसके बाद है सेल नंबर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक सेल से बनते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और और जो सेल्स होते हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल्स की जो तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कुछ सेल्स जो हैं मिलकर एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जैसे एल्गी में होता है, और कुछ में फ्यू हंड्रेड सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। कुछ जिस तरह एल्गी कुछ हैं उनमें ऐसा होता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जिस तरह प्लांट्स और एनिमल्स में, यानी जो बड़े जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें होता है, जिस तरह इंसान है या जानवर, पेड़ पौधे वगैरह हैं, उनमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। अब ये कहते हैं कि जो नया बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें कम से कम 2000 मिलियन सेल्स, यानी 2000 मिलियन, आप अंदाज़ा लगाएं कितने करोड़, कितने अरब हो सकता है, वो सेल्स होते हैं। अब सेल साइज़ की अगर बात करें, जिस तरह हमने बात की नंबर ऑफ सेल्स की या सेल नंबर की, इस तरह अब दूसरा इसमें है सेल साइज़। यहाँ पर फिगर 16.9 में आप देख रहे हैं कुछ सेल्स हैं जिनमें कुछ प्लांट सेल्स हैं और कुछ एनिमल सेल्स हैं, और ये कहते हैं कि ये प्लांट और एनिमल सेल्स जो हैं वो हम नेकड आई से भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सेल्स जो हैं वो सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की ही मदद से देख सकते हैं। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग, ये दुनिया में सबसे बड़ा एग होता है। इसका साइज़ जो है 170 इंटू 135 mm होता है। ये हो गया दुनिया में, यानी जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच एक परिंदा होता है, काफ़ी बड़ा परिंदा होता है, और उसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है, और ये दुनिया में सबसे बड़ा अंडा भी होता है और सबसे बड़ा सेल भी है। उसके बाद अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो जो है वो बैक्टीरियम का होता है, बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा, यानी एक बैक्टीरिया है,
बैक्टीरिया ग्रुप में एक स्पीशीज़ है जिसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये बैक्टीरियम जो है इसका साइज़ जो है वो 0.1 माइक्रोन होता है। दैट मीन्स 10,000th पार्ट ऑफ ए मिलीमीटर। एक माइक्रोन जो होता है वो 1 mm का 1000वां हिस्सा होता है, यानी 1/1000th मिलीमीटर। और ये जो बैक्टीरियम है माइकोप्लाज्मा, इसका साइज है 0.1 माइक्रोन। कुछ एल्गी जो हैं, एल्गी भी एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं। जैसे एक एल्गी है जिसे एसिटोबुलारिया कहते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसका सेल जो होता है इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, लेकिन होता है ये सिंगल सेलेड। इसी तरह प्लांट्स में कुछ फाइबर्स होते हैं जैसे जूट और हेम्प, वो कुछ सेंटीमीटर लंबे होते हैं। जूट जो है उसे जिससे हम बोरियां वगैरह बनाते हैं, इसे उर्दू में पटसन कहा जाता है। हेम्प जो है, हेम्प आप जानते हैं जिसे हम भंग कहते हैं। जो भंग का पौधा होता है उसमें भी फाइबर्स होते हैं, उसका फाइबर कहते हैं। एक फाइबर जो है वो एक सेल होता है, वो चंद सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। और हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में नर्व सेल्स होते हैं, वो सबसे लंबे होते हैं और उनकी जो लेंथ होती है वो 90 माइक्रोमीटर्स होती है। इसी तरह कुछ नर्व सेल्स जो हैं वो 1 मीटर से भी लंबे हो सकते हैं। ब्लड सेल्स जो हैं वो सबसे छोटे होते हैं हमारे जिस्म में। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका साइज़ होता है 9 माइक्रोन। और उसके अलावा कुछ दूसरे सेल्स हैं जैसे किडनी, लीवर या इंटेस्टाइन में, उनका साइज़ 20 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक होता है, यानी इनका डायमीटर जो होता है वो 20 से 30 माइक्रोन्स होता है। अब उसके बाद कहते हैं व्हाट अबाउट द हेन्स एग। मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें आप देखते हैं एक उसके सेंटर में एक येलो पार्ट होता है जिसे हम एग यॉक कहते हैं। उसके इर्द गिर्द वाइट पोर्शन होता है जिसे एल्बुमिन कहते हैं। जो एग यॉक होता है उसका यानी येलो कलर का, उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सिंगल सेल है। इसी तरह अगर हम बात करें सेल शेप की, तो सेल्स जो हैं उनकी भी मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें होती हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं फिगर 16.10 में, इसमें कुछ सेल्स हैं जैसे एमोबा और वाइट ब्लड सेल्स हमारे जिस्म में ये कंटिन्यूसली अपनी जो शेप है वो चेंज करते रहते हैं। और कुछ बहुत सारे सेल्स जो हैं उनकी कांस्टेंट शेप रहती है, यानी उनकी जो पूरी उनका लाइफ स्पेन होता है उसमें उनकी शेप एक जैसी रहती है। तो जो सेल्स की शेप होती है वो उनके फंक्शन से जो है रिलेट करती है। जिस तरह का उनका फंक्शन होगा उसी तरह की उनकी शेप होगी। अगर हम बात करें एक नर्व सेल की, तो उसकी मिसाल आप देख सकते हैं। नर्व सेल जो है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है मैसेज को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू ब्रेन। तो उसके लिए उसकी शक्ल ही इसी तरह की होती है। उसमें ब्रांचेस होती हैं, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिससे वो मैसेज जो हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचा सकते हैं। तो अब कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं सेल स्ट्रक्चर के और सेल फंक्शंस के। तो ये जो हमने इस पूरे टॉपिक में डिस्कस किया, उससे हमें जो कुछ जनरल पॉइंट्स उभर कर सामने आए जो हैं, नंबर 1 है सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। यानी सेल्स जो हैं वो तमाम जिंदा चीज़ों के, तमाम ऑर्गेनिजम्स के बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। दूसरा, सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एज सेल्स कैरी आउट ऑल बॉडी फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी सेल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शनल यूनिट होते हैं, क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये
जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि तमाम सेल्स जो हैं, ऑल सेल्स कंटेन सेल ऑर्गेनेलीज, जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट सेल हों, एनिमल सेल्स हों, उन सब में ऑर्गेनेलीज होते हैं। नंबर 4, फंक्शनिंग ऑफ सेल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी सेल्स का जो फंक्शनिंग है, सेल्स का जो काम करने का जो तरीका है, जो सेल्स काम करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे ऑर्गेनिजम्स के फंक्शनिंग पर के लिए। यानी जो ऑर्गेनिजम्स फंक्शन करते हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं सेल्स की फंक्शनिंग पर। ये था हमारा टॉपिक द सेल, ये ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद हम जो है सिलेबस के मुताबिक दूसरा कोई टॉपिक शुरू करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।